तो हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। नेफ्रॉन पर हमारा टॉपिक चल रहा था, तो पार्ट ऑफ नेफ्रॉन की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो देखो, इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं हम, ताकि ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो परफेक्ट हो जाए। यहाँ पर आप बात कर रहे हो नेफ्रॉन की, तो मैं नेफ्रॉन के ऊपर मैंने आपको ये बता दिया था कि जो नेफ्रॉन है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, यानी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अब खुद नेफ्रॉन कैसे काम करता है, नेफ्रॉन को हम डिवाइड करते हैं, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग दे रखा है, वैसे भी आप याद रखो तो नेफ्रॉन को आप डिवाइड करते हो तो 2 भागों में डिवाइड करते हो नेफ्रॉन को। फिर नेफ्रॉन को आप डिवाइड करते हो तो एक तो आप इसमें ग्लोमेरुलस बताते हो, ग्लोमेरुलस, ठीक है, और एक आप बताते हो रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब इसके अंदर ग्लोमेरुलस को छोड़कर आप रीनल ट्यूब्यूल्स को अगर आप पढ़ते हो तो रीनल ट्यूब्यूल्स यानी जो है वो खुद पार्ट में डिवाइड है। एक तो आप इसको बोलोगे बोमेन कैप्सूल, एक पार्ट तो कौन हो गया भाई, आप ग्लोमेरुलस को निकाल रहे हो, बोमेन कैप्सूल तो रहेगा आपको। बोमेन कैप्सूल के नीचे पीसीटी, उसके नीचे लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले, और लूप ऑफ हैनले के नीचे उसके बाद में डीसीटी और उसके बाद में सीड, यानी बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब and collecting duct. These are the part of renal tubules. यानी नेफ्रॉन is divided in 2 parts, glomerulus and renal tubules, और renal tubules को आप फर्दर डिवाइड करते हो तो ये इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से घर जाके इसको नोट करना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट की पूरी जगह है, और ये आपको अपनी फेयर कॉपी में बनाना है ऐसा कैसा, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो सबसे पहले अगर हम बोमेन्स कैप्सूल की बात करें तो जो बोमेन कैप्सूल है वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, प्यालेनुमा, ऐसे प्यालेनुमा कैसा दिखाई देता है, बोमेन कैप्सूल प्यालेनुमा होता है, और ये 2 परतों का बना होता है। एक इसमें आउटर लेयर होती है और एक इसमें इनर लेयर होती है, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे पीसीटी होता है। क्या होता है, ये पीसीटी बनाया हमने, ठीक है। अब आपको एक बात का पता है कि जो अरोटा है, यानी आप उसको कह रहे हो महाधमनी, महाधमनी जब निकलती है तो प्रत्येक किडनी में चली जाती है डिवाइड होके, ठीक है। तब आप इसको
पर दो भागों में डिवाइड करते हैं, दाएं और बाएं में, फिर अंदर जाके और छोटी छोटी बढ़ जाती है, क्योंकि इसको 10 लाख जगह पर जाना है। कितनी जगह पे? 10 लाख जगह पे जाना है। तो इनको आप क्या कहोगे? धमनी, धमनियां, धमनिकाएं, आर्टरी, आर्ट्रियोल। समझ में आ रही है बात? तो इसको छोटी छोटी जगह में ये डिवाइड होके आगे तक चली जाती है। तो अब वो ही धमनिकाएं यानी आर्ट्रियोल, वो ही आर्ट्रियोल इसमें आ रही है, क्या लेके आएगी? ब्लड को लेके आएगी भाई। किसको लेके आएगी? ब्लड को। तो देखो ये आ रही है इसके अंदर, ये ब्लड को लेके आ रही है। क्लियर? अब ब्लड को लेकर इसके अंदर आ जाती है और आने के बाद इसके अंदर छोटी 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 कैपिलरीज में बट जाती है। ब्लड को लेकर आ रही है, ये इसमें ब्लड है भाई, और इस ब्लड के अंदर यूरिया भी प्रेजेंट है। इस ब्लड के अंदर यूरिया भी प्रेजेंट है। इस ब्लड को लेकर आ रही है और इसके अंदर छोटी 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 केशिकाओं में बढ़ जाती है, कैपिलरीज में बढ़ जाती है इस कप के अंदर। इसी छोटी छोटी केशिकाओं को आप कह रहे हो ग्लोमेरुलस। इसे ही आप क्या कह रहे हो? ग्लोमेरुलस। ठीक है। अब आगे क्या होता है, ये जो आ रही है ना, इस आने वाली को आप एफरेंट बोलोगे, मीन्स अभिवाही धमनी। हिंदी में क्या कहोगे? अभिवाही। ठीक है, अभिवाही धमनिका। आर्ट्रियोल बोल रहे हैं, छोटी है, धमनी ना बोल के इसको क्या बोले? धमनिका। ठीक है, आ गई। और इसमें बटकर वो बाहर भी निकलती है। तो इसमें ये बट गई, इसमें ये बट गई और बटकर ये बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, ये बाहर निकल गई, बटकर बाहर निकल गई। ठीक है, तो इससे जो बाहर निकल रही है ना, इसको आप कहोगे अपवाही। अपवाही धमनिका। क्या कहोगे? अब जो आने वाली है वो ब्लड को लेकर आ रही है और ये ब्लड को वापस हार्ट में नहीं डालेगी। अगर ये हार्ट में डालती तो आप इसको सीरा कहते। क्या कहते? तो इसका मतलब यहीं पर इसका एक सिस्टम और जारी चलेगा। अभी सीरा नहीं बनी है, क्योंकि हार्ट में अगर ब्लड जाना है तो सीरा लेके जाएगी। तो किडनी के अंदर इस ब्लड कैपिलरीज का सिस्टम थोड़ा सा कठिन है एक तरीके से। ऐसा नहीं डायरेक्ट आई फिर बाहर निकल के सीरा बन गई। हमारे हर ऑर्गन्स में ऐसा ही है, धमनी आई सीरा बाहर निकल गई, धमनी आई सीरा बाहर निकल गई। लेकिन इसमें टेढ़ा काम है, धमनी आई धमनी बाहर निकल रही है, धमनिका आई और धमनिका ही बाहर निकल रही है। तो ये जो आ रही है ना, आप देखो ये ब्रॉड है और ये नैरो है। आने वाली ब्रॉड है, ब्रॉड मतलब चौड़ी, और ये पतली है। इस वजह से क्या होगा, आप एक ट्यूब ले और उस ट्यूब में एक तरफ आप उसका ओपन मुंह रखो ज्यादा और एक तरफ उसको बारीक कर दो तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली इसमें से प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाता है, जब प्रेशर बढ़ जाता है तो यहां से ये जो ब्लड है वो छनना स्टार्ट हो जाएगा, बॉम्बेन कैप्सूल में जाएगा छन छन कर, फिर आगे की निर्माण की प्रक्रिया चलेगी। देखो मछली है, फिश है, उसमें आप बोलोगे सर उसमें किडनी है क्या? नहीं है उसमें किडनी। क्यों? क्योंकि उसको अपनी सफाई करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है उसके पास है, वो जल है। तो वो क्या करेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जल अंदर आ जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा। क्या हमारे अंदर भी ऐसा ही हो रहा? हो तो ऐसा ही रहा है, लेकिन हम जल में नहीं रहते, इसलिए एक सिस्टम लगा हुआ है बॉडी के अंदर जिसको किडनी कहते हैं। और किडनी जो है वो क्या करेगी? कुछ नहीं करती किडनी का काम, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी मैकेनिज्म चल रही है। इसके अंदर एक शॉर्ट सी मैकेनिज्म ये चलती है कि जो ब्लड आता है उस ब्लड में से ये अतिरिक्त जल और गंदी चीजों को बाहर निकाल लेती है, ब्लड को वापस भेज दे कि तू आया इसके पास, तेरी सफाई करवाई और जो गंदी चीज है वो इधर निकल गई, बाकी इसको वापस से। ब्लड थोड़ी निकलता है, ब्लड थोड़ी निकलता है यूरिन के जरिए, नहीं निकलता ना, बस ये काम चलता रहता है।
अब ये जो बोमेन कैप्सूल है, इसमें ये जो बाहर है इसको आप क्या कहोगे, आउटर लेयर, और ये इनर लेयर। ये दो हो गई। ये दो लेयर हो गई। क्या हो गई? जो आउटर लेयर है, जो आउटर लेयर है वो किससे बनी होती है? देखो, ये पतली कोशिकाओं से बनी होती है। इन पतली कोशिकाओं को आप कहते हो स्क्वैमस सल की उपकला। क्या कहते हो? और जो इनर सेल है वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है। ऐसे कुछ विशेष प्रकार की सेल होती है। इन सेल को आप कहते हो पोडोसाइट सेल। क्या कहते हो? तो इनर लेयर में कौन सी होती है? पोडोसाइट। अब ये जो पोडोसाइट सेल है, इन पोडोसाइट सेल के बीच बीच में देखो आप छिद्र है। इन छिद्र को आप फिल्ट्रेशन पोर बोलोगे, निस्यंदन छिद्र। क्या बोलोगे? निस्यंदन छिद्र। या फिर आपको इनको स्लिट पोर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? स्लिट पोर। ये वही पोर है जिनसे जो द्रव है वो छनकर यहां पर आएगा। क्लियर बात? ग्लोमेरुलस हो गई बात, स्लिट पोर की बात हो गई, पोडोसाइट सेल्स हो गई। ये बीच में ये जो है ये अवकाश हो गया, खाली जगह हो गई ना, ये स्पेस है। और इसको आप कौन सा स्पेस बोलोगे? कैप्सुलर स्पेस, संपुटक अवकाश। कौन सा अवकाश बोलोगे? संपुटक अवकाश। अब आपको एक बात याद रखनी है, यहां पर ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल दोनों मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसको कहा जाता है, मेल पिगी कोश। मेल पिगी कोश या मेल पिगी कण, मेलपिजियन कार्पल्स या मेल पिगी कण। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसके बारे में? बोमेन कैप्सूल के बारे में। है, बोमेन कैप्सूल के बारे में हमने इतना पढ़ लिया। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको अपनी कॉपी में बना के लाएंगे। ठीक है, जहां बुक के डायग्राम की आप बनाने जा रहे हो वहां ये डायग्राम बनाओगे, बस इतना ध्यान रखना। थ्योरी आपको लिखनी है, बाकी जो बुक के डायग्राम बनाए उनकी जगह ये, क्योंकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम ओवरऑल ये देखते हैं कि भाई नेफ्रॉन ओवरऑल किस प्रकार से काम कर रहा है। तो देखो, ये हो गया बोमेन कैप्सूल। क्या हो गया? और ये हो गई पीसीटी। और ये, अच्छा थोड़ी सी एक बात छूट गई थी कि दोनों असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब दोनों ही चौड़ी होती है। ठीक है, तो एक ही बताया था मैंने आपको, दोनों ही होती हैं। ठीक है, और फिर ये पतली होती है यहां से, और ये पतली हो गए हैनले का लूप, लूप ऑफ हैनले। फिर ये चौड़ी होती है ऐसे, और फिर ये आ गई कौन सी? डीसीटी। और ये आ गई कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये आ गई कलेक्टिंग डक्ट। अब आप इसको डिवाइड कर रहे हो, तो आप इसको डिवाइड करो, तो देखो आप इसको क्या बोलोगे? इसको आप बोल रहे हो बोमेन। क्या बोलोगे? ये जो है वो है पीसीटी। ये जो आ रही है
नीचे की तरफ जो आ रही है इसको आप बोलोगे डिसेंडिंग लिम्ब, यानी अवरोही भुजा। क्या बोलोगे? अवरोही भुजा। ये ऊपर की तरफ जो जा रही है इसको आप बोलोगे असेंडिंग लिम्ब, आरोही, आरोही भुजा। ये हो गया नीचे का ये यू शेप का हैनले का और ये है डीसीटी। देखो पीसीटी जो वोमेन कैप्सूल के पास जो नलिका है उसको आप पीसीटी और जो इससे दूर है उसको डीसीटी। और ये है सीडी। सीडी सीडी जो है ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होती है, ध्यान रखना। सीडी नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, बट आप समझाने के लिए बताओगे सीडी नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, डीसीटी तक काउंट होता है। अब यहां पर आप सेल के बारे में बात करोगे। किसके बारे में बात करोगे? सेल। तो सेल के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये आपको कम दिखेगा, कौन सा ले ये ले लो, ये आए नहीं। अच्छा देखो यहां पर जो सेल है वो कौन सी सेल है? यहां पर जो सेल होती है पीसीटी के पास जो सेल होती हैं उनको आप बोलते हैं क्यूबोइडल सेल या क्यूबोइडल उपकला, यानी घनाकार उपकला। कौन सी उपकला होती है? यहां पर इन दोनों भुजाओं में कौन सी उपकला होती है? घनाकार उपकला। इस हैनले के लूप में कौन सी भुजा होती है? सल्की उपकला, स्क्वेमस। और डीसीटी में घनाकार उपकला। देखो दो ही है, आपको याद रह जाएगी। सल्की उपकला एक तो यहां होती है, एक हैनले के लूप में होती है, बाकी सारी कौन सी आ रही है? अब आप ये बताइए कि यहां पर पीसीटी जो है ना, डीसीटी और पीसीटी की बात करें तो ज्यादा काम किसको करना पड़ता है? पीसीटी को करना पड़ता है। यहाँ पे पीसीटी को बहुत ज्यादा अवशोषण करना पड़ता है। तो इसकी जो सेल, जो घनाकार सेल होती हैं, वो जैसे ऐसी सेल हैं ये घनाकार, इनके ऊपर विशेष प्रकार की पक्षमाभ लगे रहते हैं इससे, क्योंकि अवशोषण क्षेत्र बढ़ जाता है ताकि जल्दी से अवशोषण हो जाए। इसलिए इसको ब्रूस बॉर्डर घनाकार उपकला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रूस बॉर्डर, ब्रूस बॉर्डर घनाकार उपकला। क्लियर? इतनी बात हो गई। इसके बाद में अब ये बात कर रहे हो कि इसके अंदर ब्लड कैसे आ रहा है, तो जो आने वाली है वो थोड़ी ब्रॉड आएगी, इसको आप क्या बोलोगे? अभिवाही। कौन सी? फिर ये बट जाती है, फिर ये पतली हो जाती है, इसको आप क्या बोल रहे हो? अपवाही। क्या बोल रहे हो? अपवाही। अब ये अपवाही धमनी आगे क्या करती है? ये अपवाही धमनी आगे आकर यहां आकर एक जाल बनाती है, नेटवर्क बनाती है, और इसके ऊपर से घूमती है ऐसे, इसके ऊपर से घूमती है ऐसे, पीसीटी के ऊपर से घूमती है ऐसे, ऐसे घूम गई, ये यहां से निकल रही, ऐसे ऐसे, और घूमकर अब ये सीधी नीचे नहीं जाती, ये डायरेक्ट जाती है डीसीटी के ऊपर। ये डीसीटी के ऊपर चली जाती है। किसके ऊपर जाती है? डीसीटी के ऊपर। डीसीटी के ऊपर ये जाकर कुछ इस प्रकार से रहती है। ठीक है। अब ये जो
पीसीटी और डीसीटी के ऊपर घूम रही है, इसलिए इसको आप बोलोगे, देखो बाहर पाई जा रही है, इसको आप क्या कहते हो, परी, क्या बोलोगे, आउटर को आप क्या बोलोगे, पेरी या परी, ठीक है। और ये क्या है, ट्यूब है, तो नलिकीय केशिका, परिनलिकीय केशिका, क्या बोलोगे, परिनलिकीय केशिका, ठीक है। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, परिनलिकीय केशिका, परिनलिकीय केशिका। फिर यहां से ये इसके समानांतर चलती है, इसके समानांतर चलती है, इसके समानांतर चलती है, ठीक है। और इसके समानांतर चलकर यहां से इसी के शेप में आगे घूम जाती है और घूमकर इसके समानांतर हो जाती है, इसके समानांतर चलती है, किसके, असेंडिंग डिसेंडिंग लिप के समानांतर चलती है, फिर हैंडले के लूप के समानांतर रहती है, फिर घूम जाती है, फिर इधर ऐसे मान लो ये इसका ये पार्ट बिखर गया, तो इसका स्पेशल नाम दिया जाता है, यहां पर भी ये नेटवर्किंग बनाती है, ऐसे जाल बनाती है, इसका स्पेशल नाम दिया जाता है वासा रेक्टा। क्या नाम दिया जाता है, वासा रेक्टा। और यहां आकर ये खुल जाती है अलग अलग, ठीक है। और खुलकर अब ये बनाती है, आर्टियोल नहीं बनाती है अब ये वेन बनाएगी, क्या बनाएगी, वेन। और वेन बनाकर ये यहां से बाहर निकलेगी और किस में जाके खुलेगी, हार्ट की जो पश्चिम, नीचे का जो सिस्टम होता है वो नीचे से पश्चिम महाशिरा से, ऊपर का जो सिस्टम होता है अग्र महाशिरा से, तो नीचे का ब्लड जो है पश्चिम महाशिरा से जाएगा हार्ट के पास, तो पश्चिम महाशिरा में जाकर ये खुल जाती है। उसके बाद में इसकी सप्लाई वैसी की वैसी चलती रहती है। यहां से ये बहुत सारी वासा रेक्टा आपस में मिलकर वेन बनाती हैं और ये वेन आगे जाकर वेना केवा में खुलती है, इसमें खुलती हैं, वेना केवा में खुलती हैं, ठीक है। तो अगर इस चीज को हम देखें तो यहां पर ये जो सिस्टम है नेफ्रॉन का, ये आपको प्रॉपर इस तरीके से समझा दिया गया है, तो इसमें आपको ये बातें समझ में आ रही है कि जो ब्लड कैपिलरीज है वो किस प्रकार से घूमती है और किस प्रकार से चलती है। तो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो अपवाही, ये जो धमनियां ये पहले पीसीटी के पास आती हैं, फिर डायरेक्ट डीसीटी के पास चली जाती है, फिर वहां से ये असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब के साथ समानांतर चलती हैं और उसके बाद में ये आगे जाके वेन बनाती है और वेन बनाकर ये वेना केवा में खुलती है। क्लियर, आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।